हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिसंबर 2023 पेपर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर वन लेबल्ड एज रीज़न। आपको रीज़न असर्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। आपको पहचानना है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं हैं, ये दोनों में से कोई स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और अगर दोनों ट्रू हैं तो जो रीज़न है वो असर्शन को जो है वो जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। असर्शन है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जेक्ट हुज चेंज इज कॉज्ड बाय अनदर वेरिएबल। रीजन है अ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल कॉज चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ये वो वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मैनिपुलेट करना चाहते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में। ये किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में वैरी करेगा। ये वो वेरिएबल है जो वैरी करेगा। ये क्यों वैरी किया जाएगा या क्यों उसको मैनिपुलेट किया जाता है? ताकि इसके जो इम्पैक्ट है उसको आप एक्सप्लोर कर सको, जो इसके इफेक्ट्स है उसको आप एक्सप्लोर कर सको कि इसकी मैनिपुलेशन से दूसरे वेरिएबल्स जो है वो किस हद तक चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाकी किसी भी वेरिएबल से, स्टडी के दौरान किसी भी वेरिएबल से ये खुद इन्फ्लुएंस नहीं होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे तो ये वो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस लाने की वजह से मैनिपुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये उसका रिजल्ट होगा। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वही वेरिएबल होता है जिसके रिजल्ट्स को आप मेजर करते हैं। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसके मेजर्स को आप जो है वो क्या करते हैं? मेजर करते हैं, जिसके रिजल्ट्स को आप मेजर करते हैं। ठीक है, अगर ग्राफिकली हम देखें तो वन सेकेंड, तो एक्स एक्सिस पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो इसकी ये बहुत ज़्यादा मैं इस टॉपिक को समझाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत बार चीज़ें रिपीट होती हैं। यहाँ पर नहीं भी होगा तो पेपर 1 में ये डिस्कस हो जाएगा या रिपीट हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल इसकी बहुत क्लासिक है, वो हम देख लेते हैं। अगर आप एक किसी प्लांट को अगर आप रेस कर रहे हैं, सपोज आपने एक प्लांट रेस किया है। ठीक है, ओके, अब आप इस प्लांट को अगर रेस कर रहे हैं तो इसको आप क्या कर रहे हैं? आप इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की लाइट डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसे रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप की लाइट डाल रहे हैं या इसको आप एक्सपोज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स में। वो लाइट जो है वो फ्लोरेसेंट भी हो सकती है, इनकैंडिसेंट भी हो सकती है, नेचुरल लाइट भी हो सकती है। उसी पे डिपेंड करेगा इसकी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ लाइट जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये जो लाइट है आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये जो टाइप ऑफ लाइट है इसको जो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं यही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो लाइट है ये इम्पैक्ट करेगी ग्रोथ को, तो ये जो आपका ग्रोथ है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सीधी सी एग्जांपल में अगर यहाँ पे रिपीट नहीं भी होगा तो आपको पता है पेपर 1 में ये क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं से जितना आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे, पेपर 1 को पेपर 2 को अलग नहीं समझेंगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पल थी। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बन सकता है, देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो ऑब्जेक्ट है जिसके जो कि चेंज होता है दूसरे वेरिएबल से। बिल्कुल है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। अ चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल कॉज चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेगा। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो क्या हम, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स तो ठीक है, बट क्या ये एक दूसरे को जो ये रीज़न है ये इस असर्शन को जो है जस्टिफाई कर पा रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो ऑब्जेक्ट है जो कि चेंज होता है दूसरे वेरिएबल से। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है। ठीक है, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is a correct explanation of A. Okay, so the right answer is 1. Next question. Government process re-engineering GPR is aimed at. GPR का फंक्शन क्या है? प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करना, गुड गवर्नेंस को अचीव करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करवाना या गवर्नमेंट सर्विसेज में करप्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग। टेक योर टाइम, आराम से करें।
ओके, पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग है क्या। ये बेसिकली बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ही है। हम पहले देखते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है। ओके, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये क्या है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, उनकी रिकंसिडरेशन है, उनका रीडिज़ाइन है। ठीक है, क्यों आपको ऑर्गेनाइजेशन पर्पस को रिकंसिडर करना है या रीडिज़ाइन करना है, ताकि आप एक अचीवमेंट, आप एक इम्प्रूवमेंट जो है वो अचीव कर सकें। क्या कर सकें, उन ऑर्गेनाइजेशंस में आप इम्प्रूवमेंट्स ला सके, ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स ला सकें। ओके, क्या ला सके, उन ऑर्गेनाइजेशंस में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट ला सके, उनकी परफॉर्मेंसेस में इम्प्रूवमेंट ला सके, चाहे वो परफॉर्मेंस जो है वो कॉस्ट में हो, स्पीड में हो या सर्विस की क्वालिटी में हो। ये जो बेसिकली आपका गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, ये आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ही है, बट इन गवर्नमेंटल कंटेक्स्ट। यानी कि यहाँ पर आपका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो आप ले रहे हैं यहाँ पर, वो आपकी बिजनेस नहीं है, वो गवर्नमेंट है। इसे हम इसीलिए गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहेंगे। यानी कि यहाँ पे री इंजीनियरिंग हो रही है, बट किसकी हो रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हो रही है। इसके जो जनरल प्रिंसिपल्स है BPR के, वो यूनिवर्सल होंगे। यानी कि जो BPR के प्रिंसिपल्स हैं वही आपके गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग में ही लगेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये कॉन्सेप्ट कब का था, 1990s का कॉन्सेप्ट था। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, थॉमस एच डेवनपोर्ट का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसके गोल्स क्या हैं, ये कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करना इसका गोल है। उसके बाद जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कम करना इसका गोल है। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस को वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर बनाना इसका गोल है। ये इसके 3 गोल हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमें कि गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम क्या हो गया, इसका मेन एम होगा गवर्नमेंट प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी को कम करना। ठीक है, प्रोसेस की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको मिनिमाइज करना इसका मेन जो है वो एम है। सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बजट एग्जीक्यूशन सिस्टम शुड मीट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सिस्टम। कि जो बजट एक्सपेंडिचर एग्जीक्यूशन का जो सिस्टम है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो फुलफिल करे। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एलोकेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सर्विस डिलीवरी। क्या करना है, ठीक है, जो ये आपका जो बजट का एग्जीक्यूशन का जो सिस्टम है, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सिस्टम के यानी कि PEM जो सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। तो आपको पहचानना है PEM के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ओके, देख लेते हैं PEM क्या है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट क्या है, ये एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है जो वो लगा रहा है उसको मैनेज करता है। क्या करता है, उसको मैनेज करेगा। क्यों ये जो मैनेजमेंट है ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि आप इंश्योर कर सकें कि जो पब्लिक फंड्स हैं वो एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली यूज़ हो रहे हैं। क्या मोटिव है कि आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को मैनेज करें ताकि आपको ये पता चले कि जो उसके फंड्स हैं वो जहाँ पर खर्च होने चाहिए वहाँ खर्च हो रहे हैं और एफिशिएंटली खर्च हो रहे हैं और ट्रांसपेरेंटली खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये गुड गवर्नेंस का एक की कंपोनेंट है। क्या है, ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट सिस्टम है ये गुड गवर्नेंस का एक की कंपोनेंट है। और साथ में जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी होती है उसमें भी आपको ये एज अ मेन फीचर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करने की बात की जाती है। गोल्स की बात करें तो उसके 3 गोल हैं, फिजिकल डिसिप्लिन करवाना, एलोकेटिव एफिशिएंसी करवाना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखना। ये आपका फिजिकल डिसिप्लिन क्या है कि आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को लिमिट में रखें। फिजिकल डिसिप्लिन हो गया इकोनॉमिक डिसिप्लिन। ठीक है, एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात करेंगे कि जहाँ पर फंड्स लगने चाहिए, जिस टारगेट पॉपुलेशन पे लगने चाहिए, जिस गोल को अचीव करने के लिए लगने चाहिए उसी के लिए लगे। और आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसमें आपको क्वालिटी ज़्यादा मिले और कॉस्ट वो चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव हो। ये आपकी होगी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सो द राइट आंसर इज, यहाँ पे आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने थे कि ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने थे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या वो एक्सपेंडिचर कंट्रोल को देखता है, बिल्कुल देखता है। ठीक है, उसके बाद वो रिसोर्स की एलोकेशन करवाता है, बिल्कुल करवाता है। उसके बाद तीसरा गोल इसका क्या है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वो हमने अभी देखा, ये
बिल्कुल करता है, सर्विस डिलीवरी करवाना इसका काम नहीं है, ठीक है। जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, रिसोर्स को एलोकेट करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखना, ये अभी हमने पीछे देखा। सो द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी, 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज दी हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप दिए हुए हैं, सिस्टम किस तरह से चलते हैं। लिस्ट 1 में है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। लिस्ट 2 में है मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन, परफेक्ट, सिविल कल्चर। ओके, ये फ्रांस नहीं है, ये जापान है। 1 सेकेंड, ठीक है, ये फ्रांस नहीं है, ये जापान है। ओके, करिए मैच। ठीक है, फ्रांस में आपको कौन सा सिस्टम देखने को मिलता है? फ्रांस में कौन सी बॉडी आपको देखने को मिलती है? यहाँ पे बॉडी है, दैट बॉडी इज परफेक्ट, ठीक है। ये जो परफेक्ट है ये आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इक्विवेलेंट होता है ना। ब्रिटेन में आपको क्या देखने को मिलता है? ब्रिटेन में आपको सिविल कल्चर देखने को मिलता है ना, ब्रिटेन में सिविल कल्चर। जर्मनी की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जर्मनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और जो आपका जो जापान है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इट इज़ ए मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे लेट आया ना जापान का, तो वो मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पर क्या है? जापान, ओके। सो द राइट आंसर इज ए का क्या हो गया आपका? 3। इधर से आपका आंसर बन जाना था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। फ्रांस में कौन सी बॉडी है? परफेक्ट की, जो कि इक्वलेंट है किसके? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, हमारे इंडिया में, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से। फ्रांस का तो सबको पता है परफेक्ट है। ए का 3 एक ही बार रिपीट हो रहा है, ओके। जो आपका जापान है वो एक मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1947 में ही बना है, तो सबसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जापान का ही होगा। डी का 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लग मुश्किल रहा है, ओके। सो द राइट आंसर इज 3, ओके। टेक योर टाइम, ये आप लोग देख लें, क्योंकि यहाँ जापान मिस हो जाएगा अगर मैंने बैक कर दिया जल्दी तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट इज बेस्ड ऑन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस बेसिस पर इवॉल्व हुई है? पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, ग्रेजुएट कोर्सेज जो हुए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उस वजह से, एस्पा जो सेटअप हुआ था 1963 में उस वजह से, या जो फोर्ड फाउंडेशन ने इनको फंड देना शुरू किया था उस वजह से। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन, ठीक है। पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये इवॉल्व हुआ था? नहीं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट हुए थे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये इसके एवोल्यूशन का एक रीज़न था, ठीक है। 1963 में एस्पा सेटअप होता है, ये इसका एवोल्यूशन का एक बेस है। और इस एस्पा को फोर्ड फाउंडेशन ने जो है वो फंड करना शुरू किया था, जिस वजह से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट जो है वो फ्लॉरिश हुआ था। फोर्ड फाउंडेशन ने बेसिकली डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो बैक किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी खर्च कर सकते हैं। उन्होंने एस्पा को बोला कि आप हमसे फंड्स ले लो। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्चुअली फोर्ड फाउंडेशन जो है वो आपके थर्ड वर्ल्ड नेशंस के लिए कंसर्न था। क्या था? थर्ड वर्ल्ड नेशंस के लिए कंसर्न था। तो उसने कहा कि आप उनकी हेल्प करें, साथ में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिसर्च, ट्रेनिंग जो भी करना चाहते हैं आप उस पर भी अपना पैसा जो है वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी, सी एंड डी, ठीक है। 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल प्रमोशन ऑफ टीम स्पिरिट एंड यूनिटी ऑफ हेनरी फ्योल इज नोन एज। 14 प्रिंसिपल हैं हेनरी फ्योल के, उनमें से एक है ये, ठीक है। जिसका जो मीनिंग है वो है प्रमोशन ऑफ टीम स्पिरिट एंड यूनिटी
वो कौन सा प्रिंसिपल है? गैंग प्लैंक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ऑर्डर है, एस्पिरिडी कॉर है? पहचाने। ठीक है, टीम स्पिरिट की प्रमोशन करो और यूनिटी लेकर के आओ। इसका जो एक्चुअल जो वर्ड यूज़ किया है हेनरी फ्योन ने वो क्या है? एस्पिरिट डी कॉर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 4। ओके, गैंग प्लैंक जो है आपका ये हायरार्की से रिलेटेड है। ओके, इसका इससे रिलेशन, ये यूनिट ऑफ डायरेक्शन ये नहीं है, ऑर्डर ये नहीं है, बट एस्पिरिट डी कॉर जो है उसका मीनिंग है कि आप टीम स्पिरिट को प्रमोट करो, यूनिटी लेकर के आओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वॉर क्लॉज हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? किसके कॉन्स्टिट्यूशन ने नो वॉर क्लॉज जो है वो साइन की है? ठीक है, यूएसए ने, जापान ने, यूके ने या इंडिया ने? वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन, बिना कंफ्यूजन के ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, द राइट आंसर इज जापान। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ था। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो उसका आर्टिकल 9 है, ठीक है, वो क्या कहता है कि जापान को रिनाउंस करना है वॉर को। जापान जो है वो वॉर वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। कौन सी वॉर? जो एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। किस वजह से? क्योंकि उसको राइट ऑफ सोवरेनिटी है, यानी कि वो अपने इंटरनल मैटर्स में इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, बाकी कोई भी स्टेट वहाँ पर जाके, जापान में जाके इंक्लूड नहीं कर सकती है। अंडर राइट ऑफ सोवरेनिटी इसने वॉर को रिनाउंस किया है, एक्सटर्नली नहीं करेगी बट इंटरनली कर सकती है। ठीक है, और प्रोहिबिट किया गया है जापान को कि वो लैंड, सी और जो एयर फोर्सेस है उसको मेंटेन नहीं कर सकती है। ठीक है, 1947 में ही इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेटअप हुआ था। हाँ, नो डाउट यहाँ पर जो जापान है उसके पास सेल्फ डिपेंड फोर्सेस हैं। आपकी जो SDF हैं ये क्या करती हैं? ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो जापान को प्रोवाइड करती हैं, बट यहाँ पर भी एक रूल है कि उसकी भी जो स्टाफ है वो मिनिमम होना चाहिए। जो आर्म फोर्सेस है वहाँ पर वो मिनिमम होना चाहिए इन नंबर। ठीक है, ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो US जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है जापान की वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर की थी जापान में। वो क्या की थी? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान को इम्पोज किया था कि वो रीआर्मामेंट ना करवा पाए, यानी कि एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्री जो है ये वो नहीं बन सकती आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था US के साथ जापान का कि वो अब वापस से क्या कर सकती है? रीआर्मामेंट नहीं कर सकती है, यानी कि फिर से एक मिलिट्री पावर जो है वो अटेन नहीं कर सकती है। दूसरा, जो US है उसके अभी भी मिलिट्री स्टेशंस हैं, क्या हैं? जो उसके मिलिट्री स्टेशंस हैं वो अभी भी जापान में हैं, आपको देखने को मिलेंगे। उसके मिलिट्री स्टेशंस US के वो अभी भी जापान में हैं। किसके अंडर? जो US जापान का जो म्यूचुअल कोऑपरेशन और सिक्योरिटी ट्रीटी साइन हुई थी उसके अंडर। ओके, अभी भी वहाँ पर मिलिट्री जो है वो स्टेशन है, कहाँ पर? जापान में। ओके, अंडर US जापान म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी ट्रीटी। सो द राइट आंसर इज जापान। ओके, नो वॉर क्लॉज, ठीक है, आर्टिकल 9 से डील करता है ऑफ जापान कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में बुक्स हैं और लिस्ट 2 में आपके ऑथर्स हैं। डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंसेस, मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। आपके ऑथर्स हैं क्रिस आर्गेरिस, यहेस्कल ड्रॉर, पीटर F. ड्रकर, अब्राहम मास्लो। ठीक है, 2 बुक्स ऐसी है जिसकी हेल्प से आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से बन जाएगा। इजी भी है और उससे आपका आंसर बन भी जाएगा। आराम से देखें, वो चीज़ पहचाननी होती है। ठीक है, कुछ बुक्स ऐसी होती है जो हमने पढ़ी नहीं होती, बट यहाँ पर ही इसी क्वेश्चन के सेट में ही 2 ऐसे बुक्स हैं जो बहुत इजी हैं और जो सबको पता होनी चाहिए। ओके, पॉलिसी साइंसेस से कौन जुड़ा है? मैंने आपको हमेशा कहा है पॉलिसी साइंसेस का नाम आते ही आप आराम से सोचें वो ड्रॉर है, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद दूसरा, क्योंकि ये जो आपका ए का जो 3 है, ए का जो 2 है, ये 2 ऑप्शन में है, तो आपको
एक और ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ता। तो हम लोग पूरा देखते हैं अब क्या है। डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज जो है वो किससे रिलेटेड है, वो किसकी बुक है, वो है आपके पीटर एफ ड्रकर की। ओके, उसके बाद आपका जो ये मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं फॉर 21st सेंचुरी, ये किसकी बुक है, ये है 1 सेकेंड, नहीं ये पॉलिसी साइंसेस के हैं आपके, 1 सेकेंड, ड्रॉर की बुक है। ओके, मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी आपकी पीटर एफ ड्रकर की बुक है। ओके, उसके बाद मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी सेकंड बुक थी जो आपको हेल्प कर जाती। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी किसकी बुक है, अब्राहम मास्लो की। ओके, ए का 4। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है ये बुक है आपकी क्रिस आर्गेरिस की। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी पता होनी चाहिए, बट एटलीस्ट यहाँ से मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी एंड डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंस आपको पता चल जाता। ए का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी। ओके, कन्फ्यूजन नेक्स्ट। ओके, मैनेजमेंट चैलेंजेस अगर किसी को नहीं भी पता होगी कि थोड़ी सी ये टफ बुक है, नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते हैं इस तरह की बुक्स, बट मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी तो आप लोगों ने मोटिवेशन के दौरान पढ़ा ही होगा। यह किसकी बुक है, आपके अब्राहम मास्लो की। तो आपका सी का आ गया 4, ठीक है, ए का 2, सी का 4, इस तरह से भी आंसर करना होता है। सो द राइट आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पंचायत। जब पंचायत की कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो वो किसके बेसिस पर होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पर, एरिया के साइज के बेसिस पर, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो है उस एरिया की उसके बेसिस पर, या जो भी इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग रेवेन्यू उसके बेसिस पर, यानी कि रेवेन्यू के बेसिस पर। टेक योर टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ओके, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंचायत की जो कंपोजिशन है वो किस पर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टेट लेजिस्लेचर पे बेस्ड है ये, ठीक है। उसके बाद यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इससे रिलेटेड सारे डिसीजंस लेती है। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या बेसिस हैं जब आप पंचायत को कंपोज करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पंचायत जो है ये आर्टिकल 243C से डील करता है। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, यानी कि जितनी भी सीट्स हैं पंचायत की, ओके, सीट्स, चेयरमैनशिप नहीं, सीट्स, वो सारी डायरेक्ट इलेक्शन से होती हैं। पॉपुलेशन रेशियो पे डिपेंड करता है, यानी कि वो जो पंचायत है उसका टेरिटोरियल एरिया जो है उसकी पॉपुलेशन क्या है, और साथ ही साथ वहाँ पर उस पंचायत में नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, इसका जो रेशियो है ये बराबर होना चाहिए। अगर 1 है, अगर पॉपुलेशन जो है टेरिटोरियल एरिया की वो 1 है, तो नंबर ऑफ़ सीट्स भी इसके हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। जितना पॉपुलेशन उतनी ही आपके नंबर ऑफ़ सीट्स, ये पॉपुलेशन रेशियो है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, जो ब्लॉक और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वहाँ पर आपको मेंबरशिप देनी पड़ेगी। कैसे, जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन है विलेज पंचायत का, ठीक है, उसको आपको ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो है वो रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। जो ब्लॉक पंचायत का चेयरमैन है उसको आपको डिस्ट्रिक्ट पंचायत में मेंबरशिप देनी पड़ेगी, और डिस्ट्रिक्ट और आपके ब्लॉक पंचायत में आपको स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। ये कुछ फैक्टर्स है या बेसिस है जिस पर पंचायत जो है वो कंपोज होता है। कंपोजिशन ऑफ पंचायत जो है ये आर्टिकल 243C से डील करती है। ओके, सो द राइट आंसर इज, यहाँ पर क्या बनेगा इस तरह से आपका पॉपुलेशन। ओके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत जो है वो किस बेसिस पर होती है कि एरिया की पॉपुलेशन क्या है। सो द राइट आंसर इज A, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस एच डेवनपोर्ट प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा विदाउट वेस्टिंग टाइम, कौन थे जिन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, ये डेवनपोर्ट ने, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट था बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का, BPR का। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, in general the most notable tools and techniques of decision making include। डिसीजन मेकिंग के कुछ जनरल टेक्निक्स और टूल्स हैं, आपको उनमें से पहचानना जो नीचे दिए है कौन सा है कौन सा नहीं है। ये बहुत सिंपल टूल्स हैं, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा एक जनरल मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं कि आप जब डिसीजन लेते हैं, कोई मैनेजमेंट भी अगर डिसीजन लेती है तो वो कौन कौन से टेक्निक्स लगाती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाती है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स लगाती है, नॉलेज मैनेजमेंट लगाती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लगाती है, या शॉर्ट टर्म प्लानिंग लगाती है। यहाँ पर बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, सिंपल मैनेजमेंट की बात है कि आप जब मैनेजमेंट करेंगे तो आप वहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए कौन कौन से टूल्स लगाएंगे। ठीक है, बहुत स्मार्ट गैस से ही आंसर आपका निकल सकता है।
ओके, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हमारा जो है एक टेक्निक है, बिल्कुल है। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ पर जो एज़ पर फाइनल आंसर की जो हमारी थी वो उन्होंने लिया था। नॉलेज मैनेजमेंट भी है, ठीक है। तो इनका जो आंसर था वो था ए बी सी एंड डी। ओके, आंसर जो जा रहा था इनका था ए बी सी एंड डी। ओके, 2 एज़ पर फाइनल आंसर की जो दिसंबर 2023 में डिसाइड हुई थी। बट अगर हम देखें जो मेरी नॉलेज है, डिसीजन मेकिंग जब आप लेते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है। ओके, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी इसमें आना चाहिए था, ADE होना चाहिए था, क्योंकि मुझे BC पे भी डाउट था कि वो आंसर में आएगा या नहीं आएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो बिल्कुल है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी है। बट फाइनल आंसर की में भी अब आपका जो आंसर था वो ABCD ही डिसाइड हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर ले लेंगे हमारा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वहीं वापस से एजर्शन और रीज़न दिए हुए हैं। एजर्शन है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, और रीज़न दिया है द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इज़ द प्रोसेस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, आपको देखना है कि जो एजर्शन दिया है वो ट्रू है, रीज़न ट्रू है, स्टेटमेंट एज स्टेटमेंट ट्रू है इंडिविजुअली, और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, आराम से देखें। ओके, तो आपका एजर्शन क्या कह रहा है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या प्रमोट करती हैं, ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को क्या करती है, प्रमोट करती हैं। रीज़न इसका दिया है, करती हैं, बिल्कुल करती हैं, स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दिया है द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इज़ द प्रोसेस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज। ये जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है उसका जो सेलिएंट फीचर है वो क्या है कि आप नंबर ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज को आप जो है वहाँ पे इन्वॉल्व करें। ठीक है, ओके, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बट क्या ये जो एजर्शन है ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही है, जो रीज़न है वो एजर्शन को जस्टिफाई कर रही है कि सिविल सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है वो क्या है कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का सेलेंट फीचर है वो क्या है कि आप वॉलंटरी एजेंसीज के नंबर को बढ़ाएं। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसमें रीज़न ढूंढें तो ये इस बात का रीज़न नहीं है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि सेलेंट फीचर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का क्या है कि वो वॉलंटरी एजेंसीज को बढ़ाए। ठीक है, ये अगर उल्टा होता तो ये उसको जस्टिफाई करती, बट यहाँ पर रीज़न जो है वो एजर्शन होता तो फिर ये इसको जस्टिफाई करता। बट क्योंकि आपका जो रीज़न है वो एजर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है बट आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, अगर ये होता कि जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का सेलेंट फीचर है वो ये है कि वॉलंटरी एजेंसीज ज़्यादा हो, क्योंकि वॉलंटरी एजेंसीज या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के होने से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट होती हैं। ओके, ये रीज़न बन सकता था बट उल्टा नहीं। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज नेशनलाइज्ड इन जनवरी 1949। गवर्नर कौन था RBI का जब आपका जो RBI था इसे नेशनलाइज किया गया था 1949 में। ठीक है, कौन थे आपके गवर्नर, CD देशमुख। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन का पर्पस क्या है, अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस करना, कोऑर्डिनेशन को अचीव करना, एंश्योर करना कि जो सारे पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, एंश्योर करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स तक पहुंच गई या नहीं पहुंची। ठीक है, देख लेते हैं।
सुपरवाइज़र और सुपरवाइजरी जो है, क्या सुपरविजन से उसकी अकाउंटेबिलिटी घटेगी? नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रुकेगी। कोऑर्डिनेशन अचीव होगी सुपरविजन से, बिल्कुल, यही तो काम है सुपरविजन का, कोऑर्डिनेशन करवाना। ओके, कि जो पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली काम या सिंक में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ इंश्योर करना कि जो हर पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ ये पार्ट भी अपने आप नेचुरली आ जाएगा। ओके, बी भी है, सी भी है। ओके, एंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स तक पहुंची है, नहीं, ये काम सुपरविजन का नहीं है। सो द राइट आंसर इज बी एंड सी, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ rigorous search for the causes and consequences of public policies is explained as policy analysis। ये स्टेटमेंट किसने दी है कि आप कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस को ढूंढते हैं। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस की को आप ढूंढते हैं, या उसकी जो सर्च है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस की जो सर्च है उसको आप पॉलिसी की एनालिसिस कहेंगे। ये स्टेटमेंट किसने दी है? अच्छे से लर्न कर ले, बहुत बार स्टेटमेंट जिस तरह की पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो रिपीट हो जाती हैं। ये आपकी स्टेटमेंट दी थी स्टुअर्ट नेगल ने। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। एज इट इज़, इस स्टेटमेंट को आप लर्न कर लें, बहुत बार रिपीट हो जाती है ये स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सनसेट लेजिस्लेशन? सनसेट लेजिस्लेशन जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर या उसका नहीं एडवांटेज, आपको एडवांटेज देखना है कौन सा नहीं है। ओके, वही बात, कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग चीज़ है, एडवांटेज अलग चीज़ है। इट एसिमुलेट्स गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़, इट असिस्ट इन मेकिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर न्यू प्रोग्राम्स, quantification of benefits in health and human life in sunset budgeting is possible, reallocation of financial resources is made on a regular basis in judicious way। ठीक है, आराम से सोचें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, सनसेट लेजिस्लेशन है क्या। सनसेट लेजिस्लेशन जो है इसको आप सनसेट क्लॉज भी कहते हैं और सनसेट लॉ भी कहते हैं। ये एक ऐसी लीगल प्रोविज़न है जो किसी लॉ को, किसी एजेंसी को या किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम को, ठीक है, एंड कर देगी अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंडर, ओके, एक लेजिस्लेशन जो है वो रिसीव नहीं करती है, यानी कि पास नहीं होती है एक सर्टेन टाइम पीरियड में। वो बोलते हैं ना, कोई एक्ट जो है वो 14 डेज़ के पीरियड में होना चाहिए, किसी को 10 डेज़ दिए होते हैं। अगर ये उन पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में ये लेजिस्लेशन रिसीव नहीं करती है, तो ऐसे लॉ को, ऐसे एजेंसी को या ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम को आप एंड कर देते हैं। ये उसी से रिलेटेड एक लीगल प्रोविजन है, उसी को हम सनसेट लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने लाया था? ये लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। कब? 1793 में, बाय परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, वहाँ पर ज़मींदार के ऊपर ये चीज़ होती थी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको जो है वो जो एक्सपेंडिचर है, जो भी जितना भी आया टोटल, उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू देना होता था वो देना है। और अगर वो नहीं दे पाते थे, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे के सूरज ढलने तक वो नहीं दे पाते थे, तो उन पर जो है वो जो फाइन वगैरह है वो इम्पोज किए जाते थे। दैट्स वाई इसका नाम सनसेट लेजिस्लेशन है। आज भी ये वही है, ये ब्रिटिश लेगेसी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये रेगुलर रिव्यू करवाता है एक लॉ का। ठीक है, एक लॉ का रेगुलर रिव्यू करवाता है, और जो आपकी कभी भी अगर किसी सिचुएशनशिप में आकर आपको क्विकली कोई लेजिस्लेशन अगर आपको लेना है एमरजेंसी कंडीशंस में, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, डेफिनेटली जो क्विकली लेजिस्लेशन ली गई है या हुई है उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। उसके इम्पैक्ट्स को ये लिमिट करता है। ओके, उसके बाद ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, उस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये आपको एक विश्वास दिलाएगा कि जो भी लॉ है वो परमानेंट नहीं है। यानी कि आप घबराए ना, अगर कुछ लॉ आपके अगेंस्ट भी जा रहे हैं तो दे आर नॉट परमानेंट। ये इसका सिग्निफिकेंस है या इसके यूजेस थे। ठीक है, सनसेट लेजिस्लेशन के। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1 सेकेंड। ओके, तो क्या ये गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ को एसिमुलेट करता है? बिल्कुल करता है। क्या ये असिस्ट करता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बनाए कि वो नए प्रोग्राम्स में आपको जो है वो हेल्प कर सके? फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने हों कि वो नए प्रोग्राम्स में आपको हेल्प हो सके, उन रिसोर्सेज से हेल्प हो सके। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे इसको इनोवेशन। ओके,
इनोवेशन, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इनोवेशन में आएगा, इट इज़ इनोवेटिव इन नेचर, इनोवेशन। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रीएलोकेट करेगा रेगुलर बेसिस पर, जुडिशियस वे में, बिल्कुल करेगा, ठीक है। बट क्या ये जो हेल्थ और ह्यूमन लाइफ है उसके बेनिफिट्स को क्वांटिफाई करेगा? नहीं, ठीक है, ये वो नहीं करेगा, ये इसका एडवांटेज नहीं है। ओके, सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किन टाइप्स की होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर एलिमेंट्स से ज़्यादा आप पहचानेंगे टाइप्स। ओके, टाइप्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमें टाइप्स के अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो कौन से टाइप्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है। ओके, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक योर टाइम, देख लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है क्या। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये क्या है, ये एक ऐसे आइडिया पे बेस्ड है कि जो बिजनेस है, जो भी बिजनेस है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है, उसकी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसके आगे पीछे एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी, उसके रिगार्डिंग इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको उसका भी ध्यान रखना है। ओके, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये 3 P's के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि पीपल है, प्रॉफिट है और आपका क्या है, थर्ड P मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, पीपल, प्रॉफिट एंड मैं आपको बताऊंगी, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी आपको क्या है। ओके, ये जो टर्म है ये हॉवर्ड बॉवेन ने दी थी 1953 में। ही वॉज अमेरिकन स्कॉलर, उनका कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। इंडिया में ये फर्स्ट टाइम, इंडिया ही वो कंट्री थी जिसने इसको फर्स्ट टाइम मैंडेटरी किया था। जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे पहले इंडिया ने ही इसे मैंडेटरी किया था। कैसे, कब किया था? अप्रैल 1, 2014 में, ठीक है। जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसमें जो आर्टिकल 135 है, सेक्शन 135 है, ये आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है। ये क्या कहता है कि जो भी कंपनी है वो अपने पिछले 3 साल में जितना भी उसने नेट प्रॉफिट कमाया है उसका 2% जो है वो CSR एक्टिविटीज़ के लिए लगाए। ओके, उसके बाद आपको ये 4 टाइप्स के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। एनवायरमेंटल, यानी कि आप जो भी काम करें वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाएं, जो भी करें सोसाइटी के गुडविल के लिए करें। उसके बाद आपका है एथिकल, यानी कि एथिकली जो भी आप काम करें वो एथिकली करें, नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए करें। इकोनॉमिक, यानी कि जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस आप लें, ठीक है, ये हायर गुड को देखते हुए करें, सिर्फ प्रॉफिट ना कमाएं, आप हाईएस्ट गुड भी देखें। ओके, तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ओके, ठीक है, तो कौन सा की एलिमेंट जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फिलेंथ्रोपिक भी है, ठीक है। जो नहीं है वो है पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी कोई पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3 P's की बात कर रही थी ना मैं, यस। एक आपका होता है पीपल, एक आपका होता है प्रॉफिट और तीसरा आपका है प्लैनेट। ओके, प्लैनेट है वो, ठीक है। इसी से आप समराइज कर सकते हैं कि आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस रिलेटेड टू NGOs एंड CSOs। आपको NGO से रिलेटेड जो है ऑप्शंस पहचानने क्या है। दे हैव इमर्ज्ड एमिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इनका एम है। दे रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, फंडामेंटल पार्ट है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का। दे प्रोवाइड एलीट वॉइसेस हु हैव रिप्रेजेंटेशंस, ये वॉइस देता है रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। दे मोबिलाइज सिटीजन्स इनटू मूवमेंट, ये जो भी मूवमेंट चल रही है उसमें सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करवाता है। ओके, देख लेते हैं इसका आंसर। क्या ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट करवाता है? ठीक है, बिल्कुल करवाता है, यही इसका मेन काम है।
डेमोक्रेटिक सिस्टम का फंडामेंटल पार्ट है, बिल्कुल है, ठीक है। एलीट को वॉइस प्रोवाइड करेगा जिनकी रिप्रेजेंटेशंस हैं, एलीट से इनका रिलेशन नहीं है, एलीट के लिए ये कुछ नहीं करता है, ये सिटीजन को मोबिलाइज करता है मूवमेंट में, ओके। सो राइट आंसर इज ए, बी एंड डी, ठीक है। ये जनरल पॉपुलेशन के लिए काम करता है, एलीट्स के लिए नहीं। सो द राइट आंसर इज ए, बी एंड डी, 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैरेक्टराइज द डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग थ्रू। जो मॉडलिंग थ्रू कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है। इट प्रोसीड्स थ्रू अ सक्सेशन ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस, इट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल एडजस्टमेंट एंड नेगोशिएशन, इंक्रीमेंटल अप्रोच इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर मेथड, पॉलिसी इज मेड वंस एंड फॉर ऑल। टेक योर टाइम, आराम से करें। मॉडलिंग थ्रू का कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आपको याद हो उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स लगती हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं मॉडलिंग थ्रू है क्या। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। मॉडलिंग थ्रू क्या है? डिसीजन मेकिंग की एक ऐसी थ्योरी है, ठीक है, जिसे किसने पॉपुलर किया था? चार्ल्स लेनब्लॉम ने 1959 में। कब? जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, ठीक है, द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू उन्होंने अपनी बुक जब लिखी थी 1959 में। अब ये थ्योरी कहती क्या है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की अगर हम बात करें, जैसे कि गवर्नमेंट है, तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर होना चाहिए? इंक्रीमेंटल चेंजेस पर, ठीक है, धीरे धीरे, यानी कि जो ऑलरेडी बेस बना है उसमें एडिशंस करने पर। किस पे फोकस होना चाहिए? जो ऑलरेडी बेस बना है उसमें एडिशंस करने पर, रादर देन ट्राइंग टू इवेल्युएट एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमें हर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को इवेल्युएट करने से जो अपना टाइम वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए जो एक बेस ऑलरेडी बनी हुई है उसमें हमें इंक्रीमेंट करें, उसी में हम इंक्रीमेंट करें, ठीक है। ये इसका मेन थ्योरी का जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। दिस इज because it's impractical to make rational decisions in complex situations, कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एक गवर्नमेंट बॉडी जैसे है या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ऐसी जगहों पे रैशनल डिसीजंस लेना, क्विकली लेना बहुत टफ हो जाता है। तो बेटर है जो पहले से चीज़ें हुई हैं उन्हीं के अंदर आप एडिशंस करें, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका? कि इसी को हम इंक्रीमेंटलिज्म या ग्रेजुअलिज्म कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, प्रैग्मेटिज्म देखने को मिलेगा, और जो आपका फोकस है वो किस पर होगा? कि जो मार्जिनल चेंजेस हैं, ठीक है, जो मार्जिनल चेंजेस है उन्हीं पर आपका मेन फोकस होगा कि छोटे छोटे चेंजेस लाओ, ओके। इसकी एग्जांपल क्या है? कि अगर गवर्नमेंट ने कोई नया सेट ऑफ पॉलिसी लगाया है, क्या किया है? नया सेट ऑफ पॉलिसी लगाया है, तो पहले गवर्नमेंट क्या करेगी? ट्रायल्स करेगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है, ट्रायल्स लेगी कि क्या कि वो कितना पब्लिक सपोर्ट गेन कर रहा है या उसने उस पर्टिकुलर पॉलिसी ने वो किया है या नहीं। ये आपका मॉडलिंग थ्रू का एग्जाम्पल है, ठीक है। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट सेटअप में ही यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या ये इंक्रीमेंटल चेंजेस करवाता है? बिल्कुल करवाता है, ठीक है। ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स करवाता है और नेगोशिएशंस करवाता है, बिल्कुल करवाता है। ट्रायल एंड एरर मेथड से ही आप इस अप्रोच को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन से वो काम है जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से नहीं होते हैं? अपॉर्शनमेंट ऑफ यूनियन टैक्सेस, ड्यूटीज, ग्रांट्स इन एड, मोड ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस, ठीक है। दीज आर द वन हु आर विच आर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर, ठीक है। दो तरह के आपको जो है वो आपको ऑर्डर देखने को मिलेंगे, एक प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होंगे, एक प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होते हैं। जो भी इम्प्लीमेंट करता है फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन जब इम्प्लीमेंट होती हैं वो एक तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होती हैं और दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होती हैं, ओके, दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होती हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑर्डर से होती हैं वो कौन सी होती हैं? अपॉर्शनमेंट ऑफ यूनियन टैक्सेस, ड्यूटीज एंड ग्रांट्स, ये आपकी होगी जो प्रेसिडेंट ऑर्डर से होती हैं। बट क्वेश्चन में पूछा है नॉट इम्प्लीमेंटेड, वो है आपकी मोड ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस, ये आपकी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से नहीं होती हैं। सो द राइट आंसर इज 4। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ये होती हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो बाकी बची हुई होती हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होती हैं, जो टाइम टू टाइम फाइनेंस कमीशन बोलेगी, रिकमेंडेशन देगी, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होती हैं, अदर देन दीज 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन असर्शन दिए हैं,
एजर्शन है कोऑपरेशन इज अ सिंथेसिस ऑफ डाइवर्स फैक्टर्स, जो कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल और कंटेक्चुअल हो सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेशन क्या है, डाइवर्स फैक्टर का सिंथेसिस है। लिमिट आपके रीज़न क्या है, लिमिटेशन टू कोऑपरेशन इज ड्यू टू फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर, कि अगर कोऑपरेशन पे कोई लिमिटेशन लगती है तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से लगती है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स इन अ सिचुएशन, या किसी भी एक्टर के जो कॉम्बिनेशन है किसी सिचुएशन में उस वजह से होती है, ठीक है। तो आपको पहचानना है ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। उसके बाद अगर ट्रू है तो रीज़न जो है वो कॉम्प्लायंस शो कर रहा है एजर्शन के साथ या नहीं, ठीक है। बिल्कुल आपको सामने ही दिख रहा है कि कोऑपरेशन सिंथेसिस है फैक्टर इन फैक्टर्स का। अगर कोऑपरेशन में लिमिटेड आती है, ठीक है, तो वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से आती है। ये सिंथेसिस है इन फैक्टर्स का, क्योंकि लिमिटेशंस क्यों आती हैं, जब ये फैक्टर्स कम हो जाएंगे तो कोऑपरेशन भी लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको जस्टिफाई कर रही है, जो रीज़न है वो एजर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। सो द राइट आंसर इज ए, दैट इज 1, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इन्फ्लुएंस्ड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को किसने इन्फ्लुएंस किया, किस अप्रोच ने या किस स्कूल ने इन्फ्लुएंस किया था। शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, पब्लिक चॉइस थ्योरी ने या क्रिटिकल थ्योरी ने, ठीक है। किसने किया था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया है, नहीं, ठीक है। क्रिटिकल थ्योरी की वजह से आया है, नहीं। बट ये जो शिकागो स्कूल था इकोनॉमिक्स का, इसने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जो है वो डिस्कशन की हुई है, ठीक है। यहाँ पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की डिस्कशन होती है शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है वो तो क्या है, वो तो थ्योरेटिकल बेसिस है एनपीएम का। क्या है, थ्योरेटिकल बेसिस, यानी कि दोनों के जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। पब्लिक चॉइस थ्योरी में जो बात की गई है कि आप क्या करें, आप मार्केट प्रैक्टिसेस को भी ले आएँ, ओके। पब्लिक को आप ऑप्शन दें कि वो मार्केट से कोई चीज़ खरीदना चाहता है वहाँ से खरीदे, या किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से खरीदना चाहता है वहाँ से खरीदे। तो और आप क्या करें, एक मार्केट के नाम पे कंपटीशन जो है वो कॉम्पिटिटिव बॉडी जो है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के सामने आप खड़े करें, और ये लोगों की डिस्कशन पे छोड़ें कि उसको पब्लिक सर्विस कहाँ से लेनी है। तो दोनों के थ्योरेटिकल बेसिस एक है। सो द राइट आंसर इज ए एंड सी, ओके। 3, ठीक है। ये थे आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।